हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज फिर से हम आपके लिए ज्योतिष की अगली कड़ी में नाड़ी दोष के अन्य सूत्रों पर बात करेंगे। ज्योतिष में नाड़ी दोष समाप्ति के अनेक सूत्र लिखे हुए हैं। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, 2 वीडियो मैंने नाड़ी दोष पर बनाए हैं, लेकिन बहुत सी बार लोग उन्हें नहीं देख पाते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं देख रहे हैं, तो आज वापस से, लेकिन इस वीडियो में सूत्र अलग होंगे। और एक ऐसा विषय भी है जिस पर मेरे पास प्रश्न भी आया है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा, उस सूत्र को समझाऊंगा। तो मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि नाड़ी दोष का संबंध है राशि से। विशेष आदि, मध्य और अंत्य 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, और नाड़ी का सीधा संबंध है नस, रग, नाड़ी हमारी शरीर की नाड़ियों से है। और नाड़ी दोष होते ही शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो मिलान के बाद शारीरिक समस्याएं होती है। बहुत सी बार इसे संतान से भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन संतान के लिए कुंडली का पंचम भाव का कारक और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति को देखना भी पड़ता है। लग्नेश की स्थिति को भी समझना पड़ता है, सप्तमेश की स्थिति को भी समझना पड़ता है। गुरु विशेष महत्व रखता है तो कुंडली में उसे भी देखना पड़ता है। केवल मात्र नाड़ी दोष होने से संतान प्रतिबंधक योग या संतान ना होना, ऐसे योग नहीं बनते हैं। तो नाड़ी नस है और नस में रक्त का प्रवाह है, और प्रवाह जो रक्त है वह जलीय रक्त है, जलीय रूप में है, लिक्विड है। तो लिक्विड राशियां कौन सी है? कर्क, वृश्चिक, मीन। इसलिए नाड़ी दोष विप्र वर्ण की राशियों में विशेष इसलिए लगता है कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि तीनों जलीय राशियां हैं, रक्त का संबंध है। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भी है, तो वहाँ पर भी रक्त का संबंध है। वृश्चिक राशि मंगल का है, वहाँ पर भी रक्त का संबंध है। और मीन राशि गुरु जीव है, उसका भी रक्त से संबंध है। तो तीनों राशियाँ जलीय होने के कारण इन राशियों में ही विशेषकर नाड़ी दोष लगता है। लेकिन जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में कुछ नक्षत्रों के नाम भी ले चुका हूँ, उन नक्षत्रों में यदि जन्म हो तो नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। आज कुछ सूत्र और बताऊंगा। इसमें सबसे पहला सूत्र आप यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से देखें और समझें, और इस सूत्र को अपनी कुंडली में देखें। यदि ऐसी स्थिति है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो ध्यान से इस सूत्र को देखें। आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, शुक्र जीवे तथा सौम्ये एक राशिश्वरो यदि नाड़ी दोषो न वक्तव्य सर्वथा यत्न तो बुधेय। यह सूत्र यहाँ पर जीव की भी, अर्थात जीव के बारे में उल्लेख मिलता है। जीव ज्योतिष शास्त्र में कई पुस्तकों में गुरु के स्थान पर जीव लिखा हुआ है, तो गुरु को हम जीव भी कहते हैं। तो यहाँ इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि शुक्र की राशि, बुध की राशि और गुरु की राशि। वापस इसे अच्छी तरह से समझें कि शुक्र की राशि कौन कौन सी होती है? वृषभ और तुला। गुरु की राशि धनु और मीन। बुध की राशि मिथुन और कन्या, ये सौम्य राशियां हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म मिथुन राशि में ही हुआ है, लड़के और लड़की दोनों की मिथुन राशि है, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। वृषभ है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तुला है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। कन्या है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, धनु राशि है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा, और मीन राशि है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है।
तो यहाँ तो विशेष यह हो गया कि एक ही राशि हो वर वधू की, दोनों में से, दोनों की, चाहे मिथुन हो वृषभ हो। लेकिन इस सूत्र का वास्तविक संबंध यह भी है कि यदि इन राशियों को समझें तो वृषभ, तुला, मिथुन और कन्या, ये 4 राशियां आपस में मित्र है। ध्यान से सुन ले, मैं, वृषभ, तुला, कन्या और मिथुन, चारों राशियां आपस में मित्र हैं। लड़के लड़की की राशियां इन्हीं में से हो और कहीं से नाड़ी का प्रभाव बनता हो, नाड़ी दोनों की एक ही हो, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन धनु और मीन राशि अलग है। ये दोनों राशियां इन 4 राशियों से मित्रता नहीं रखती है। वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या की मित्रता धनु और मीन राशि से नहीं है। कुछ परिस्थितियों में नक्षत्रों से हो जाती है, वहाँ पर मिलान देखने पड़ते हैं, गुण देखने पड़ते हैं, सारी स्थितियाँ देखनी पड़ती है। तो धनु राशि वाला और मीन राशि वाला आपस में विवाह कर सकता है। यदि दोनों की नाड़ी एक हो तब भी विवाह शुभ हो जाता है। और लड़के लड़की दोनों की धनु राशि है तब भी विवाह शुभ हो जाता है, चाहे नक्षत्र एक हो। और मीन राशि हो दोनों की तब भी। यहाँ तो इस सूत्र का अर्थ यही हुआ कि राशि एक ही होने के कारण नाड़ी दोष लगेगा ही नहीं। तो यह सूत्र भी विवाह कुतूहल पुस्तक में लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक हमारे श्रोता दर्शक हैं, उन्होंने इस सूत्र को हमें भेजा और उन्होंने पूछा, तो उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा सूत्र आप स्क्रीन पर देखें। यहाँ पर ज्योतिर्निर्बंध एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि विशाखा, आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, पुष्य, भरणी, पूर्वा भाद्रपद और मगा में से किसी एक ही नक्षत्र में दोनों का जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यदि दोनों की तारा एक ही हो तो क्या कहना। तो तारा शुद्धि अगर हो रही है, तारा पूरे में से पूरा तारा मिल रही है तो श्रेष्ठ है ही। लेकिन विशाखा, आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, पुष्य, भरणी, पूर्वा भाद्रपद और मगा, इन नक्षत्रों में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हो और इसके साथ ही उसका विवाह भी इसी नक्षत्र वाले से हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो कुल मिला के इसमें तो अर्थ ये है कि मगा वाला मगा से ही शादी करे तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, या भरणी वाला भरणी से ही विवाह करे तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, विशाखा वाला विशाखा से ही विवाह करे तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ इन नक्षत्रों में यदि कोई व्यक्ति जन्म ले तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इस बात को ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और यदि यथावत समझें कि मगा नक्षत्र दोनों का है, लड़के और लड़की का, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब इसमें मैंने पूर्व में एक वीडियो में बताया था कि पाद वेद देखना पड़ता है। जैसे मगा नक्षत्र में लड़का लड़की दोनों का जन्म हुआ है, दोनों का विवाह होने वाला है, मगा नक्षत्र है दोनों का, लेकिन पहले नक्षत्र में लड़की का जन्म है, चौथे में लड़के का जन्म है, तो विवाह नहीं किया जा सकता। या पहले दूसरे में जन्म है तो विवाह किया जा सकता है। तो दूसरे का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ पाद वेद दोष होता है, तो इसे भी देखना पड़ेगा। लेकिन यदि मगा नक्षत्र है तो यहाँ सूत्र यह कह रहा है कि कोई भी चरण हो विवाह किया जा सकता है। भरणी नक्षत्र है, दोनों का एक चरण हो तब भी विवाह किया जा सकता है। विशाखा नक्षत्र है, एक ही नक्षत्र है दोनों का और एक ही चरण है, तब भी विवाह किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति इसमें लिखी हुई है। आर्द्रा है, श्रवण है, रोहिणी है, पुष्य है, पूर्वा भाद्रपद है। तो ये सारे नक्षत्र जो मैंने बताए अभी आपको स्क्रीन पर, इनमें दोनों का जन्म हो तब भी विवाह किया जा सकता है। अब अगले सूत्र को देखें आप स्क्रीन पर। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुष्य, मगा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इन 14 नक्षत्रों में से किसी एक में ही दोनों का जन्म होने पर नाड़ी दोष नहीं होता है। अब कितनी ज़बरदस्त बात लिखी है यहाँ पर। 14 नक्षत्र हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुष्य, मगा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद,
रेवती। तो यह सूत्र भी यहाँ मिलता है। इन 14 नक्षत्रों में एक ही नक्षत्र में वर वधू का जन्म हो, जैसे दोनों का अनुराधा हो, दोनों का भरणी हो, जो भी ये 14 नक्षत्र मैंने आपको बताया, एक ही नक्षत्र होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सी पुस्तकों में हमने यह सूत्र भी देखे हैं कि इन 14 नक्षत्रों में से ही, ध्यान से सुने, इन 14 नक्षत्रों में से ही बहुत सी बार क्या होता है कि लोग हमारे वीडियो जो है उसको आधा ही देखते हैं या पीछे से आगे पीछे करके देख लेते हैं, तो बहुत सी बातें उनको ध्यान में नहीं आती है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये जो 14 नक्षत्र मैंने बताए हैं, इनमें से ही नक्षत्र हो वर वधू का, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। इस सूत्र का अर्थ अलग है। इस सूत्र का अर्थ तो यह हुआ कि दोनों का एक ही नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा, ऐसा पुस्तकों में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन आप यह भी समझ सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से पुस्तकों में पढ़ा है कि इन 14 नक्षत्रों में लड़के लड़की का कोई भी नक्षत्र इन्हीं में से हो, चाहे लड़के का भरणी हो, लड़की का अनुराधा हो, तब भी विवाह हो सकता है। तो इस सूत्र को भी समझना पड़ेगा। मैंने एक पुस्तक में यहाँ तक पढ़ा है कि कन्या की आयु 12 साल के अंदर ही होनी चाहिए, 11-12 साल, तभी मिलान, नाड़ी दोष आदि देखने चाहिए। तो ऐसा भी पुराने लोगों ने लिखा है, क्योंकि वे कन्या की आयु रजस्वला तक ही मानते हैं। रजस्वला या मासिक धर्म होने के बाद वह कन्या की श्रेणी में नहीं आती है, तो मिलान की प्रक्रिया जो है उससे पूर्व ही देख लेनी चाहिए। वहीं पर नाड़ी दोष, प्रकुट दोष, गण दोष आदि दोष देखने चाहिए, ऐसा भी विद्वानों ने लिखा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाड़ी दोष हो रहा है तब भी संतान होगी, नाड़ी दोष हो रहा है तब भी आपकी आयु पूरी रहेगी। केवल मात्र नाड़ी दोष के होने से मिलान को नहीं नकारा जाता। और एक बात और बता दूं, जहां वर वधू दोनों के 28 गुण मिल रहे हैं, यदि दोनों का एक ही नक्षत्र होगा तब ऐसी स्थिति बनेगी। तो वैसी स्थिति में ये जो 14 नक्षत्र हैं, या इससे पहले जो मैंने 8 नक्षत्र बताए वे भी हैं, उससे पूर्व मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी जो मैंने नक्षत्र बताए, उन नक्षत्रों को आप ध्यान से समझ लें। 28 गुण मिलने पर तो नाड़ी दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। केवल नाड़ी दोष के पीछे हम अच्छे मिलान छोड़ देते हैं। तो नाड़ी दोष कुछ परिस्थितियों में, कुछ नक्षत्रों में ही लगता है। एक जगह तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि उन्होंने लिखा है कि कृतिका और रोहिणी में भी नाड़ी दोष लगता है। कृतिका और रोहिणी, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें, कृतिका और रोहिणी में भी नाड़ी दोष लगता है, दोनों की अंत्य नाड़ी होती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि कृतिका और रोहिणी में नाड़ी दोष इसलिए नहीं लगता है कि दोनों की राशि एक ही है, नक्षत्र अलग अलग है, इसलिए कृतिका रोहिणी में तो नाड़ी दोष लग ही नहीं सकता। और दोनों की नाड़ी एक होकर भी मिलान शुभ हो जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। नक्षत्र एक हो, राशि अलग अलग हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता। नक्षत्र एक हो, चरण अलग अलग हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता, लेकिन उसमें पाद वेद देखना पड़ता है। पहले का चौथे के साथ दोष लगता है, दूसरे चरण का तीसरे चरण के साथ दोष लगता है, लेकिन पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ दोष नहीं लगता है। तीसरे का चौथे के साथ, तीसरे का पहले के साथ दोष नहीं लगता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सूत्र जो दिया है कि वृषभ राशि में कृतिका रोहिणी नक्षत्र हो तब नाड़ी दोष को मान्य करार दिया गया है, यह बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। तो वृषभ राशि में यदि रोहिणी नक्षत्र हो लड़की का, या कृतिका हो लड़के का, भी इसी में से नक्षत्र हो, कृतिका या रोहिणी हो, तब नाड़ी दोष वैसे नहीं लगेगा। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। कहीं कहीं तो मैंने 1-2 सूत्र और पढ़े, इनको भी ध्यान से आप देखें स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए आप। पुष्य नक्षत्र में आश्लेषा और पुष्य का आश्लेषा के साथ दोष लगता है कर्क राशि में, यह तो सूत्र ही नहीं बैठता है। पुष्य की मध्य नाड़ी है और आश्लेषा की अंत्य नाड़ी है, तो यह तो दोष बैठता ही नहीं है। ये तो किसी ने पुस्तक में उल्टा सीधा लिख दिया है।
और यहाँ पर एक और देखेंगे तीसरी स्थिति कि धनिष्ठा और शतभिषा कुंभ राशि में आते हैं, इनमें भी नाड़ी दोष लगता है। लिखने वाले ने कुछ भी लिख दिया, आपने भी पढ़ लिया, लेकिन उसकी नाड़ी देखनी पड़ती है। धनिष्ठा की मध्य नाड़ी है, शतभिषा की आदि नाड़ी है, तो नाड़ी दोष कैसे होगा? दोनों की नाड़ी तो एक है ही नहीं, लेकिन लिखने वालों ने सूत्र लिख दिए। तो बिना सोचे समझे सूत्र को भी समझना पड़ता है, उसकी स्थिति को समझना पड़ता है, तभी नाड़ी दोष लगेगा। तो नाड़ी दोष सभी परिस्थितियों में नहीं लगता है, लगभग 80% मामलों में नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। हाँ, लेकिन राशि मैत्री देखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये राशियाँ आपस में मित्र हैं, इनका मिलान आपस में करते हैं तो विशेष कोई दोष वाली बात नहीं। लेकिन यदि इनका विवाह दूसरी राशियों से होता है तो दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ध्यान से सुने, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, ये 6 राशियां आपस में मित्र हैं। इनका विवाह मेष राशि का कर्क से हो, सिंह से हो, मतलब इन्हीं राशियों में से लड़के लड़की हों तो विवाह किया जा सकता है। लेकिन अन्य राशि से ये विवाह करेंगे तब दिक्कत आती है। तो नाड़ी दोष में बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, राशि मैत्री भी देखनी पड़ती है, नवांश मैत्री भी देखनी पड़ती है। सारे हजारों सूत्र लिखे हुए हैं, आगे और वीडियो में डालूंगा, उसमें भी नाड़ी दोष के अनेक सूत्र बताऊंगा। आप इस चैनल पर बने रहिए, और यदि वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो इसे शेयर भी करिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।